हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम यील्ड का टॉपिक करेंगे कि यील्ड हमारे पास क्या है। सबसे पहले यील्ड डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसके लिए डिफरेंट नेम इस्तेमाल होते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक पढ़ेंगे, एपेक्स इज इक्वल टू CTI ट्रिक है, जो कि मतलब सब नेम को आपको याद हो जाएगा। ये क्योंकि 2014 में MCQs आया था, आई थिंक 2014 था या 2017 था, और वो MCQs बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किए थे क्योंकि मतलब डिफरेंट नाम है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, इंतहाई इजी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या है और फिर फ्रैक्शनल यील्ड हमारे पास क्या है। इन चार टाइप्स के हवाले से भी बात करेंगे और इन पर MCQs देखते हैं कि किस एंगल पर आते हैं। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दे साइंटिस्टों। टॉपिक है हमारा पास प्यारा सा मौसम है, प्यारा सा मौसम तो नहीं है, चलो प्यारा सा शाम है। ठीक है, हमारे पास है यील्ड। देखो यील्ड हमारे पास किसको कहते हैं, यील्ड। तो सबसे पहले तो नाम लिख के कि यील्ड हमारे पास जो है द सेकंड नेम ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी यस सर बिल्कुल द सेकंड नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। यील्ड हमारे पास क्या है, यील्ड हमारे पास सेकंड नेम ऑफ प्रोडक्ट्स है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज एक रिएक्शन है A है प्लस B है, और ये हमारे पास रिएक्शन करके C प्लस D बनाता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स है, इस रिएक्टेंट्स का सेकंड नेम हमारे पास क्या है, इसका सेकंड नेम हमारे पास रिएजेंट है। क्या है हमारे पास, रिएजेंट। और ये कंसेप्ट मैंने लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट में एक्सप्लेन किया था, और इसके हवाले से जो ट्रिक था N डिवाइड बाई C वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख ले, 2 वीडियो से बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सब MCQs प्रीवियस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम आल्सो कॉल्ड यील्ड, इसका सेकंड नेम क्या है, इसका यील्ड है, मतलब प्रोडक्ट को हम यील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या मैं यील्ड ऐसा डिफाइन कर सकता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट आपने हासिल कर दिया, एक्चुअली वो आपके पास यील्ड है ना, एग्जैक्टली द अमाउंट, मैं ऐसा कहूंगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास जितना प्रोडक्ट्स है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स obtain फ्रॉम अ रिएक्शन, एक रिएक्शन से जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain हुआ है उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain फ्रॉम अ रिएक्शंस आर कॉल्ड यील्ड। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं यील्ड कहूंगा। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन करता है इसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट कितना बना है, इसका अमाउंट कितना है, क्या है अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारे पास 10 ग्राम है, या हमारे पास 20 ग्राम है, या हमारे पास 30 ग्राम है, या हमारे पास 40 ग्राम है, जो भी है कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो इस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यील्ड है। ये जितना अमाउंट में प्रोडक्ट obtain किया गया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यील्ड है। क्या है हमारे पास, यील्ड है। अब देखो अब हमारे पास एक रिएक्शन है, और एक रिएक्शन से आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते हो। सपोज आप कहते हो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, और एक रिएक्शन में N2 रिएक्शन करता है H2 के साथ, तो हमारे पास NH3 बनाता है। ठीक है, अब आपने ये रिएक्शन से जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया, क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपने कैलकुलेट कर दिया। तो इस रिएक्शन में आपने प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर दिया,
तो ये रिएक्शन अगर आपके पास बैलेंस रिएक्शन है तो इसको हम यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड। लेकिन ये ऐसा यील्ड है जो कि आपने एक रिएक्शन से कैलकुलेट किया है। किससे कैलकुलेट किया? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आपने कैलकुलेट कर दिया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। तो जो आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन से जो यील्ड कैलकुलेट किया, उस यील्ड को हम कहते हैं कि ये आपके पास कैलकुलेटेड यील्ड है, क्योंकि आपने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कैलकुलेट किया है। ठीक है। अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो और लेबोरेटरी में आपने यील्ड कैलकुलेट कर दिया, तो वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा, क्योंकि लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने हासिल कर दिया। ठीक है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा। अब जस्ट कैलकुलेट करते हो, रिएक्शन लिखते हो कि N2 अगर रिएक्शन करेगा H2 के साथ NH3 देगा, कितना NH3 देगा, तो इस रिएक्शन के मुताबिक इतना देगा। मतलब जस्ट आपने थ्योरेटिकली एक पेज पर कैलकुलेट कर दिया, तो उसको हम कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं। मतलब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो ये आपके पास क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है या आपके पास कैलकुलेटेड यील्ड है। अगर ये रिएक्शन आप लेबोरेटरी में करते हो, आप लेबोरेटरी गए और आपने N2 लिया, H2 लिया और रिएक्शन आपने करवाया और लेबोरेटरी में आपने देखा कि NH3 देखो इतना बन गया, आपने देखा अपने आंखों से, खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर भी आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गई, यील्ड आ गई, लेकिन वो यील्ड आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, प्रैक्टिकल के जरिए से आपने यील्ड हासिल कर लिया, तो वो आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड है। ठीक है, तो अपने पास लिख के कि आपके पास है टाइप्स ऑफ यील्ड। यील्ड के क्या टाइप्स? टाइप्स ऑफ यील्ड, यील्ड के क्या टाइप्स है? टाइप्स ऑफ यील्ड। तो देखो हमारे पास एक्चुअली जो है ना यील्ड का जो टाइप है वो हमारे पास है कैलकुलेटेड यील्ड। क्या है हमारे पास? कैलकुलेटेड यील्ड है। और दूसरा हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। अब ये दो टाइप नहीं है, चार टाइप है, लेकिन आप जस्ट नोट कर ले, एक हमारे पास है कैलकुलेटेड यील्ड और दूसरा हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब देखो कैलकुलेटेड यील्ड मैं किसको कहूंगा? कैलकुलेटेड यील्ड मैं इस तरह डिफाइन करूंगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है obtain किया गया है, द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट obtain फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain किया गया है फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा आर कॉल्ड कैलकुलेटेड यील्ड। क्या कहूंगा इसको मैं? इसको मैं कैलकुलेटेड यील्ड कहूंगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारे पास क्या है, तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain इन लेबोरेटरी, हमारे पास लेबोरेटरी में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain किया गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जरिए, किसके जरिए? थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ रिएक्शन, एक रिएक्शन से एक्सपेरिमेंट के जरिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain किया गया है, आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल ये है हमारे पास, सपोज आप कहते हो कि आपके पास चलो मैं लेता हूं कि आपके पास N2 है, ये सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आपके पास N2 है प्लस आपके पास 3H2 है, ये 2NH3 देता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका मास कैलकुलेट कर लेना, N2 है तो एक नाइट्रोजन का 14 है, दो का 28 है, ये 1 मोल है, तो ये आपके पास 28 ग्राम N2 प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप इसको देखें
तो ये आपके पास 2 ग्राम है, लेकिन ये 3 मोल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये आपके पास 6 ग्राम है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो 1NH3 है, 1NH3 का मास कितना है 17 है, यहाँ पर 2 तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर 34 ग्राम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है 6 ग्राम H2 के साथ, तो 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होता है। तो मतलब ये कि ये 34 ग्राम हमारे पास जो है जो प्रोड्यूस हो गया, मैंने जस्ट रिएक्शन से कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड यील्ड है। क्या है हमारे पास? कैलकुलेटेड यील्ड है। अब देखो अगर मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैंने N2 को मैक्स किया H2 के साथ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास 2 मोल NH3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस वक्त मुझसे कुछ N2 जो है लॉस हो गया। मतलब हो सकता है, एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स, सब एरर आ सकते हैं। तो मैंने N2 को थोड़ा लॉस किया, क्योंकि गैस फॉर्म में था, ये भी गैस फॉर्म में था, तो मैं इकट्ठा कर रहा था, तो मैंने एक मोल लिया था, लेकिन वो उसमें थोड़ा जो है कम हो गया, 0.9 आ गया। इसी तरह H2 भी थोड़ा कम आ गया। अब यहाँ पर मैं जस्ट हाथों से जो है कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसमें तो मैं कम नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंटली जो काम कर रहा था, तो यहाँ पर लॉज मुख्तलिफ एरर हो सकता है, इन्वायरमेंटल एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज वो हमारे पास 30 ग्राम बन गया, 30 ग्राम, या हमारे पास 28 ग्राम, जितना भी, लेकिन 34 से कम बन गया। क्यों कम बन गया? क्योंकि रिएक्टेंट का लॉस हो सकता है, प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, कंडीशन में फर्क हो सकता है, एनवायरमेंटल एरर हो सकता है, इम्प्रॉपर नॉलेज हो सकता है, मुख्तलिफ रीजन हो सकती है। तो वहां पर 30 ग्राम आ गया। अब देखो ये 30 ग्राम जो आया है, ये एक्सपेरिमेंट की मदद से आया है, इस वजह से ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। क्या है आपके पास? एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। इसी तरह आप एग्जांपल और भी लिख सकते हैं कि आपके पास H2 है प्लस Cl2 है, 2HCl लेता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें कि ये 2 ग्राम और यहां पर आप कर लेते, तो ये आपके पास 71 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास प्रोड्यूस होगा 73 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 73 ग्राम है, आई थिंक 73 ग्राम प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके पास कैलकुलेटेड यील्ड, और अगर मैं इससे थोड़ा कम कर लो तो ये आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल यील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं अपने पास, लिख के आपके पास PCl3 प्लस Cl2 गिव PCl पाइप है, तो ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसका कैलकुलेट करें, यहाँ पर लिख के फिर अपने आप से जो है थोड़ा कम इससे लेके एक्चुअल है, तो आपके पास थ्योरेटिकल। इसके अलावा आपके पास रिएक्शन है, चलो आप लिख के कि आपके पास CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O ये देता है, ये भी आपके पास एक रिएक्शन है। इसके अलावा और भी एटसेट्रा आप रिएक्शन लिख सकता है। ठीक है, कैलकुलेटेड यील्ड में, एक्सपेरिमेंटल यील्ड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। शाबाश, इनको लिख ले, थोड़ा और कंसेप्ट भी करते हैं। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखिए अपने पास लिख के ट्रिक फॉर बोथ टाइप्स ऑफ यील्ड नेम। देखो हमारे पास डिफरेंट नेम इस्तेमाल होते हैं इन दो टाइप यील्ड के लिए। मतलब हमारे पास जो कैलकुलेटेड यील्ड था और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड था। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट नेम इस्तेमाल होते हैं, अक्सर इनसे भी MCQs आते हैं, तो आपने याद रखना है। ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो हमारे पास ये है कि अपने पास लिखते एपेक्स इज इक्वल टू CTI। ठीक है, ये आपके पास एपेक्स है। एपेक्स तो आप जानते हो ना, एपेक्स कार है, मोटर है। ठीक है, और CT तो एपेक्स जो कार है ये सिटी में घूमते हैं। ठीक है, एक्चुअली सिटी में तो नहीं होते, गांव में होते हैं,
या जो भी गरीब लोग हैं उनके पास होता है, ठीक है। सर आपके पास एपेक्स है? नहीं, हमारे पास एपेक्स नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और भी। देखो एपेक्स इज इक्वल टू CTI, ये आपके पास ट्रिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपके पास इसका पहला जो ए है, ये ए आपको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल यील्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो मतलब एक तो एक्चुअल यील्ड है। अब देखो एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम क्या है? पी है आपके पास। तो पी रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल यील्ड। क्या? प्रैक्टिकल यील्ड। तो मतलब ये कि एक्चुअल यील्ड आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड का सेकंड नेम प्रैक्टिकल यील्ड है। अगर आपने एक जगह पर एक्चुअल यील्ड देखा तो इसका मतलब है प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड देखा इसका मतलब है एक्चुअल यील्ड। अब इसका एक और नाम भी है, तीसरा नाम भी है, ठीक है। जिस तरह के एक बंदे का नाम होता है, एक दाऊद खान, दूसरा DK सर, दूसरा सर दाऊद खान केमिस्ट्री, तीसरा MC स्क्वायर अकेडमी, चौथा, इसके अलावा भी मुख्तलिफ आप दे सकते हैं, ठीक है। तो EX एक और नाम है उसका। तो EX का मतलब ये है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। क्या? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो एक जगह पर आपने एक्सपेरिमेंटल यील्ड देखा तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं फार्मूला लिखूंगा ना परसेंटेज यील्ड का, तो वहां पर जहां पर एक्चुअल यील्ड उसकी जगह आप प्रैक्टिकल यील्ड भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड की जगह एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक टाइप यील्ड है, सिर्फ एक टाइप है, ठीक है। और इसका जितना ये 3 नाम है, ठीक है। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि ये एक गद्दे का जो है कान है। तो क्या हम वायु दयो खरगो गुने। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपके पास सी है। तो सी का मतलब ये है कैलकुलेटेड यील्ड। क्या? कैलकुलेटेड यील्ड, इसका मतलब है कैलकुलेटेड यील्ड। अब कैलकुलेटेड यील्ड का एक और नाम भी है टी। तो टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। इसका क्या मतलब है? थ्योरेटिकल यील्ड है इसका, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड है। अब इसका एक और नाम भी है और वो है आई, और इसका मतलब ये है आइडियल यील्ड। ये 6 नाम है, ये 3 एक यील्ड का नाम है और ये 3 जो है अदर यील्ड का नाम है। मतलब एक जगह पर आपने आइडियल यील्ड देखा तो इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड की बात हो रही है। थ्योरेटिकल यील्ड नेम आपने देखा तो मतलब ये है कि कैलकुलेटेड यील्ड की बात हो रही है, ठीक है। सेम बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अब देखो इसके अलावा क्या सर आपके पास टाइप्स ऑफ यील्ड है? बिल्कुल है आपके पास। देखो हमारे पास एक बार दोबारा लिखे टाइप्स ऑफ यील्ड। तो यील्ड के जो टाइप्स है, देखो एक आपके पास है क्या है आपके पास? एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड है आपके पास। मैं इस तरह लिखूंगा, ये तो हो गया, मतलब इसका डिफिनीशन सब हो गया। दूसरा आपके पास है कैलकुलेटेड यील्ड, या मैं ऐसा लिख सकता हूं थ्योरेटिकल यील्ड। क्या है आपके पास? थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके अलावा एक टाइप है, उसका नाम है फ्रैक्शनल यील्ड। क्या? फ्रैक्शनल यील्ड, ठीक है, अरे बता रहा हूं किसको कहते हैं। और एक और आपके पास है परसेंटेज यील्ड। ये 4 टाइप है, ये आपने याद रखना है। परसेंटेज यील्ड, फ्रैक्शनल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये है बस। इसका कंसेप्ट भी हो गया, इसका कंसेप्ट भी हो गया। अब देखो अब आते हैं कि फ्रैक्शनल यील्ड किसको कहते हैं? फ्रैक्शनल यील्ड। तो अपने पास हेडिंग डाल दे फ्रैक्शनल यील्ड। अब देखो फ्रैक्शनल यील्ड इसको कहते हैं कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिवाइड कर लो। देखो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है और कैलकुलेटेड यील्ड है। ये कैलकुलेटेड यील्ड आपके पास थ्योरेटिकल है, मतलब आप किसी रिएक्शन से थ्योरेटिकली फाइंड करोगे तो थ्योरेटिकल यील्ड का वैल्यू ज्यादा आएगा या एक्सपेरिमेंटल का? थ्योरेटिकल का, क्योंकि वो आप जस्ट कैलकुलेट करते हो, ख्यालों में आप कैलकुलेट करते हो, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल यील्ड में आप
रिएक्टेंट्स लेंगे, फिर रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मतलब कम हो सकते हैं, गलती हो सकती है, ठीक है। तो अपने पास ये भी लिखे कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड विल ऑलवेज, ये आपके पास ऑलवेज जो है विल ऑलवेज लेसर देन, ये आपके पास लेस होगा देन क्या है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड। किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। ये आपके पास ऑलवेज जो है लेस होगा थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में, ठीक है। अब देखो, अब फ्रैक्शनल यील्ड को देखिए, एक्सपेरिमेंटल यील्ड का वैल्यू लेस है थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। तो फ्रैक्शन में अगर पॉइंट करना चाहता हूँ, फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि इसका वैल्यू आपके पास मतलब क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में एक चीज़ मौजूद हो, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड कर लो तो हमारे पास जो यील्ड आता है वो हमारे आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड होगा। तो मैं ऐसा कहूँगा व्हेन, अगर आपके पास व्हेन एक्सपेरिमेंटल यील्ड, आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, व्हेन एक्सपेरिमेंटल यील्ड आर डिवाइडेड, ये आप डिवाइड कर ले, व्हेन एक्सपेरिमेंटल यील्ड आर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये आप थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड कर ले। द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड, आपके पास जो यील्ड ऑब्टेन होता है, द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड फ्रैक्शनल यील्ड। इसको मैं क्या कहूँगा, फ्रैक्शनल यील्ड, इसको मैं फ्रैक्शनल यील्ड कहूँगा, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड कर ले, सॉरी एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिवाइड कर ले थ्योरेटिकल यील्ड पर, तो जो यील्ड ऑब्टेन होता है उसको हम फ्रैक्शनल यील्ड कहते हैं। देखो ऐसा फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला फ्रैक्शनल यील्ड is equal to experimental yield divided by theoretical yield। ये आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड का फार्मूला है। जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड कर ले थ्योरेटिकल यील्ड पर, ऑब्टेन यील्ड आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड होगा, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल यील्ड का दूसरा नाम क्या है, एक्चुअल यील्ड। तो क्या इसका फार्मूला मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फ्रैक्शनल यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल जो यील्ड है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। इस तरह मैं लिख सकता हूं ना, थ्योरेटिकल यील्ड, ये भी आपके पास फार्मूला है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड आप लिख सकते हैं, एक्चुअली डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यील्ड, प्रैक्टिकली डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यील्ड, एक्सपेरिमेंटली डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यील्ड, एक्चुअली डिवाइड बाय आइडियल यील्ड, प्रैक्टिकली डिवाइड बाय आइडियल यील्ड, एक्सपेरिमेंटली डिवाइड बाय आइडियल यील्ड, सब फार्मूले आपके पास, ठीक है। एमसीक्यूज आते हैं, आपको बोलेगा कि द फार्मूला इज करेक्ट फॉर द फ्रैक्शनल यील्ड। तो इसमें ये चार जो है मतलब ये नेम से ये आपको दे सकते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। चौथा जो आपके पास यील्ड है वो आपके पास है परसेंटेज यील्ड। क्या है आपके पास, परसेंटेज यील्ड। अब देखो परसेंटेज यील्ड किसको कहते हैं, तो अपने पास डिफिनीशन लिखते कि व्हेन, डिफिनीशन अपने पास लिख के डिफिनीशन, व्हेन अगर आप फ्रैक्शनल यील्ड को, व्हेन फ्रैक्शनल यील्ड, अगर आप फ्रैक्शनल यील्ड को मल्टीप्लाई करें, व्हेन फ्रैक्शनल यील्ड आर मल्टीप्लाइड, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड कर ले, मल्टीप्लाइड विद 100, आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड, आपके पास जो यील्ड ऑब्टेन हो गया, द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। इसको मैं क्या कहूँगा, परसेंटेज यील्ड कहूँगा। व्हेन फ्रैक्शनल यील्ड आर मल्टीप्लाइड विद 100, द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। इसको मैं क्या कहूँगा, परसेंटेज यील्ड कहूँगा। शाबाश, अपने पास लिख के और भी कंसेप्ट करते हैं। मिटा दे, अरे साइंटिस्टों मिटा दे, चलो मिटाते हैं, इस बोर्ड को मिटाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक ज़रूरी है, एमसीक्यूज आते हैं इससे। तो फार्मूला अपने पास लिख के कि इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसका ये होगा कि परसेंटेज
परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल यील्ड। आपके पास क्या होगा? फ्रैक्शनल यील्ड होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास परसेंटेज यील्ड होगा। ठीक है, परसेंटेज यील्ड होगा। अब देखो फ्रैक्शनल यील्ड किसके बराबर है? फ्रैक्शनल यील्ड जो है ये बराबर है, फ्रैक्शनल यील्ड बराबर है एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इसके बराबर है। तो क्या फ्रैक्शनल यील्ड की जगह मैं ये लिख सकता हूं? तो ठीक है, लिखता हूं। तो परसेंटेज यील्ड का एक और फार्मूला ये आएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं इस तरह लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब तो दूसरा डिफिनेशन अपने पास लिख के, व्हेन एक्सपेरिमेंटल यील्ड आर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड द रीजन मल्टीप्लाइड विद 100 द ऑब्टेन यील्ड आर कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। इजी है ना? देखो डिफिनेशन अपने पास लिख के, व्हेन एक्सपेरिमेंटल यील्ड, अगर आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिवाइड कर ले थ्योरेटिकल यील्ड पर और इससे जो आ गया रिजल्ट, उस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, तो द ऑब्टेन यील्ड जो ऑब्टेन हो गया उसको मैं परसेंटेज यील्ड कहता हूं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड है, अगर आप इसको देख ले, आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड है, और दूसरा आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। मतलब आपने जो कैलकुलेट किया है एक रिएक्शन से, थ्योरेटिकल यील्ड है आपके पास। इसका वैल्यू ज्यादा होगा या इसका? तो इसका ज्यादा होगा ना? ठीक है, तो मतलब आपने जो है कम डिवाइड कर दिया लार्ज अमाउंट पर। तो एक किस्म ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपका आउटपुट है, ये आपका क्या है? आउटपुट है, और ये आपका इनपुट है। ठीक है, इनपुट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100? तो एक किस्म एफिशिएंसी है। तो परसेंटेज यील्ड क्या शो करता है? ये एफिशिएंसी शो करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, एमसीक्यूज अपने पास लिख के, विच यील्ड शो एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन? तो परसेंटेज यील्ड। तो मैं ऐसा लिखूंगा, परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड शो, ये शो करता है एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। ये एक रिएक्शन का एफिशिएंसी शो करता है। क्या शो करता है? एफिशिएंसी शो करता है। तो परसेंटेज यील्ड शो एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। अब देखो एक यील्ड है और इसका परसेंटेज जो यील्ड है, ये परसेंटेज यील्ड 90% से ग्रेटर आ गया। ठीक है, एक रिएक्शन है और इसका एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपने कैलकुलेट कर दिया, फिर आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर दिया, इसका परसेंटेज यील्ड आपने निकाल दिया, और इसका परसेंटेज यील्ड जो है 90% से ग्रेटर आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, तो इस यील्ड को हम एक्सीलेंट यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास लिख के शाबाश, द यील्ड, वो यील्ड आपके पास, द यील्ड हैविंग एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी आर, या जिसका परसेंटेज जो है, परसेंटेज ग्रेटर देन 90% या 90, द यील्ड आर कॉल्ड, तो इस यील्ड को हम कहते हैं, द यील्ड आर कॉल्ड एक्सेलेंट यील्ड। उस यील्ड को हम क्या कहते हैं? एक्सेलेंट यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलेंट यील्ड कहते हैं। ये दो बातें हैं, आपने याद रखना है। एक आपके पास परसेंटेज यील्ड आपको एफिशिएंसी शो करता है एक रिएक्शन का, जिस यील्ड का एफिशिएंसी 90% से ज्यादा है, उस यील्ड को हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्सेलेंट यील्ड है। क्या है आपके पास? एक्सेलेंट यील्ड है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। साइंटिस्टों समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। इनको लिखते हैं स्क्रीनशॉट लें, से मिटा दे। चलो मिटाते हैं। अब देखो आपके पास जो यील्ड है,
इस यील्ड के टाइप्स आपके पास कितने हैं? 4 है, वो तो आपको पता है, ठीक है। एक आपके पास जो है थ्योरेटिकल यील्ड है। क्या है आपके पास? थ्योरेटिकल यील्ड है आपके पास। दूसरा आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, या हम इसको बोलते हैं कि आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है। एक आपके पास ये है। और तीसरा आपके पास परसेंटेज यील्ड है, ठीक है। मैं इसकी हवाले से बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन यील्ड तो वो इजी है, ठीक है, इसमें एमसीक्यू से तो मैं इन्हें इसलिए ये तीनों लिख लिया। अब देखो, ये थ्योरेटिकल जो यील्ड है, ये थ्योरेटिकल यील्ड, ये आप फाइंड करेंगे, आप जो है फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे विदाउट एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट इसके लिए नहीं करेंगे, विदाउट एक्सपेरिमेंट। एक बात तो कैसे फाइंड करेंगे? ये आप जो है थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे, थ्योरेटिकली फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये आप थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कैलकुलेट करना है तो ये मैं खुद इटसेल्फ फाइंड कर सकता हूँ, इटसेल्फ मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रिएक्शन भी लिख सकता हूँ, मैं एक रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकता हूँ, तो मैं उसके मुताबिक से प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो थ्योरेटिकल यील्ड मैं खुद जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक बात, which one yield can be calculated by itself फाइंडिंग यील्ड आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो, आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है ये आप फाइंड करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। मतलब आपके पास लेबोरेटरी है, आपके पास रिएक्टेंट्स अवेलेबल है, तो आप रिएक्ट करेंगे, फिर आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो यील्ड है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन। मतलब एक रिएक्शन किस तरह हुआ है। तो अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, विच वन यील्ड डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, ये आपके पास कौन सा यील्ड डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड भी डिपेंड नहीं करता आपके पास, परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अगर ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट आप करोगे, तो अब आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपको एक यील्ड दिया गया है, तो आप समझे कि वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा सारी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं मांग सकता कि जाओ लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट कर लो और एक्सपेरिमेंटल यील्ड फाइंड कर लो, ठीक है। तो मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड का वैल्यू आपको दिया गया होगा। अगर आपके पास फार्मूला परसेंटेज यील्ड का आ गया, मतलब कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये भी गिवन है ऑलरेडी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो फिर तो अलग सी बात है ना। मतलब फिर तो एक्चुअल यील्ड आप कैलकुलेट कर दे, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये आप एट सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जामिनेशन में ऐसे घर में कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो ये आप एट सेल्फ जो है, एट सेल्फ थ्योरेटिकली आप जो है पॉइंट नहीं कर सकते, एट सेल्फ कैन नॉट बी पॉइंट, ये आप एट सेल्फ जो है फाइंड नहीं कर सकते। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड है, तो परसेंटेज यील्ड एफिशिएंसी शो करता है। क्या शो करता है? एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन का एफिशिएंसी शो करता है। कौन सा यील्ड? परसेंटेज यील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच यील्ड शो एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन, तो परसेंटेज यील्ड। अब देखो, इसका फार्मूला ये है
कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो इसका यूनिट आपके पास ग्राम है, इसका यूनिट ग्राम है, तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, तो मतलब ये कि परसेंटेज यील्ड जो आपके पास है, परसेंटेज यील्ड हैव नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम वैल्यू सेम के साथ कैंसिल, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है। अगर इसकी बात आप कर ले तो इसका हैव यूनिट, इसका यूनिट है और वो यूनिट आपके पास ग्राम होगा। अगर इसे आप ज्यादा कर ले तो किलोग्राम होगा। इसी तरह इसका भी यूनिट होगा, हैव यूनिट, इसका यूनिट होगा और वो भी आपके पास ग्राम होगा या आपके पास केजी होगा, ये आपके पास होगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी बातें रिलेटेड है थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, कौन से रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल यील्ड के साथ, कौन से रिलेटेड है परसेंटेज यील्ड के साथ। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो आपके पास परसेंटेज यील्ड है, क्या है? परसेंटेज यील्ड है, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास फार्मूला है। अब अक्सर इस फार्मूले पर भी एमसीक्यूज आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअल यील्ड का वैल्यू आपको गिवन होगा, सिंपल सी बात है, 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो भी दे सकते हैं। थ्योरेटिकल का भी गिवन होगा 10 ग्राम, ऐसा आपको देगा होगा। आपको कहेगा कि परसेंटेज यील्ड मालूम करें, तो मतलब इजी है, सिंपल से एमसीक्यूज, ठीक है। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट होगा। अब देखिए यहां पर 2014 में जो एमसीक्यूज आया था वो इस तरह था, परसेंटेज यील्ड आर रिप्रेजेंटेड, परसेंटेज यील्ड जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड थ्रू करेक्ट फार्मूला। आपके पास ये परसेंटेज यील्ड है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन ए एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ऑप्शन बी एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड multiplied by 100, option C actual yield divided by theoretical yield multiplied by 10 power 3, option D actual yield divided by theoretical yield multiplied by 10 power 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें जाहिर सी बात है ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 100 ये तो डायरेक्टली गलत, क्योंकि परसेंटेज को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल ये इसके साथ तो 100 है ही नहीं, तो ये तो नहीं, ये ठीक है। अब इसके अलावा ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, मतलब एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय एक्चुअल यील्ड, इस तरह मतलब उल्टा कर सकता है, ठीक है। उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, उनका ईटा उनकी मर्जी। तो वो एमसीक्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल से वो एमसीक्यूज को आपके सामने पेश कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया, शाबाश, देख ले, लिख ले, सॉरी, मिटाते हैं और भी कंसेप्ट करते हैं, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब एक एमसीक्यूज अपने पास लिख के, ये भी एक हियर एमसीक्यूज आया था, DDT इज यूज, ये इस्तेमाल होता है एज इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट्स मोलर मास, इसका जो मोलर मास है, इट्स मोलर मास आर आइटम कितना है? 2016 इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है, इसमें ये आया था। तो ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखे, ठीक है, ऑप्शन भी लिखे। ऑप्शन ए आपके पास है 10 कार्बन एटम है,
ऑप्शन बी आपके पास है 14 है, ऑप्शन सी आपके पास है 16 है और ऑप्शन डी 12 है। ठीक है, इतना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है? शाबाश। DDT is used as insecticide. Its molar mass are 354.5 gram per mole. When DDT were analyzed by a chemist, he found that it contained 47.4% carbon. How many carbon atoms are there in DDT molecule? इतना लंबा MCQs आपको देगा और इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं मुझे पता नहीं। शाबाश। देखो, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन जो आपके पास है, असल में ये परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड है तो मैंने इसके साथ जो है ऐड कर दिया, वहाँ पर मुझसे ये बोला गया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके पास ये है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एन एटम, सॉरी, परसेंटेज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम, उसका मास डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है ना। अब देखो, इसमें आपसे n मांग रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि n इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय इस परसेंटेज। अब मैं n को अकेला करना चाहता हूँ तो परसेंटेज ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम। ठीक है, इस तरह मैं लिखूंगा। ये है ना। अब देखो, तो n हमारे पास आ जाएगा। परसेंटेज उन्होंने कितना गिवन किया है? 47.4%। तो 47.4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना है? मोलर मास इतना है 354.5 है, डिवाइड बाय 100 अपनी जगह, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम कितना है? देखो, कार्बन की बात हो रही है ना, तो 12 के साथ आप मल्टीप्लाइड कर ले तो ये आपके पास। तो n इज इक्वल टू 47.4 मल्टीप्लाइड बाय 354.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये है ना। अब इसका n कितना आएगा? अब ये तो मुझे पता नहीं, ये तो आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको कर ले, n आपके पास आ जाएगा। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 14 आ रहा है या 16 आ रहा है। अगर 16 आ रहा है तो 16 को करेक्ट कर ले, अगर 14 आ रहा है तो 14 को करेक्ट कर ले। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आपने करना है। ठीक है, होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, देखो, इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रही है। ठीक है, इन अ लेबोरेटरी in a laboratory the yield, आपके पास जो yield था, the yield was calculated 28 gram of NH3, 28 gram of NH3 when जब, अगर आपके पास when 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट, अगर ये रिएक्ट कर दे विथ 6 ग्राम ऑफ H2 देन फाइंड, तो फिर आपने फाइंड करना है, देन फाइंड परसेंटेज यील्ड, देन फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो फिर परसेंटेज यील्ड जो है कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास है कि ऑप्शन ए आपके पास है
कि 28 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा ठीक होगा। ऑप्शन बी आपके पास है नहीं भाई, 34 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑप्शन सी आपके पास होगा कि नहीं, ये आपके पास होगा 30 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो और डी यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन डी यहाँ पर लिख लें। डी इज इक्वल टू द 29 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है? इजी है, प्रैक्टिस कर ले। इसमें आपने क्या करना है, देखो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए ये फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है। अब एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो ऑलरेडी आपको गिवन है, अब कहाँ पर है, ये है। देखो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रही है और इतना NH3 आया, प्रोडक्ट आया, तो इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड का वैल्यू गिवन है और 100 का वैल्यू भी गिवन है। थ्योरेटिकल यील्ड आपने फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल यील्ड आप रिएक्शन से फाइंड करेंगे। अब किस तरह रिएक्शन से फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, H2 रिएक्शन करता है N2 के साथ NH3 देता है। अब देखो इसका कितना गिवन है, तो अगर आप देखें तो 6 ग्राम इसका गिवन है, इसका 28 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 3 आता है और यहाँ पर 2NH3। तो अब देखो ये कितना मोल है, 3 मोल ये भी है, ठीक है, और ये कितना है, ये 1 मोल है। तो मैं इस मोल से कैलकुलेशन करूंगा, मोल से कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कहूंगा कि 1 मोल N2 हमारे पास 2 मोल दे रहा है, 28 ग्राम भी 1 मोल है, तो ये भी हमारे पास 2 मोल NH3 देगा। अब 2 मोल NH3 28 ग्राम देता है, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूले में 2 मोल पुट नहीं करना है, ये ग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। और अगर मैं 2 मोल NH3 को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास 34 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड का वैल्यू 28 ग्राम 34 ग्राम, तो 28 बाई 34 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसका आंसर भी वो दे सकते हैं, तो आंसर फिर आपने लिखना है। यहाँ तक आंसर समझ में आ रहा है, बोले समझ में। इसी तरह एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले, फिर भी आपने प्रैक्टिस करना है, ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री क्या होता है और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बेसिक के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का इन हुआ और इसमें जो बातें बाकी है वो हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टोइचियोमेट्री के साथ, चैप्टर का बिगिनिंग के साथ। आप कहेंगे कि चैप्टर तो ख़त्म हो गया और अब ही डिफिनीशन और स्टोइचियोमेट्री करेंगे। अरे यही तो बात है ना, अगर पहले करता तो उसका इंट्रोडक्शन ये सब कुछ, तो फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। मतलब अगर मैं बात कर रहे थे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो फिर आप कहते कि ये क्या बोल रहा है। तो इस वजह से सबसे लास्ट वाले लेक्चर में हम स्टोइचियोमेट्री के हवाले से बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्री हमारे पास क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।